अब मैं आपको ये बताता हूं कि एम्पेरिकल फार्मूले पे और मॉलिक्यूलर फार्मूले पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कल तो एक मेथड बताया था। चलो एक क्वेश्चन लिखो सारे। क्वेश्चन ये है, लिखिए। अरे हट जा भाई। हम्म क्वेश्चन ये है, लिखो भाई क्वेश्चन। एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है वो 54.55% है। जो हाइड्रोजन है वो 30, क्या है ये, 36.36, 36.36%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन, नहीं ये तो ऑक्सीजन है, सॉरी। और हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है 9.09%, ये दे रखी है। और आपको इसमें क्या निकालना, कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को लिखो। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर हम अगली बात करते हैं। और ये क्वेश्चन में आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं तरीके से करूं तो क्या होता है, सबसे पहले आपको एलिमेंट लिखने हैं। कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अगले में क्या लिखना है, उनका परसेंटेज। पड़ोसी याद है ना, PADOSI, जिसमें ओ का कोई मतलब नहीं है, याद होगा। अब कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 54.55। हाइड्रोजन की कितनी है, 36.36। ऑक्सीजन की कितनी है, 9.09। मुझे उम्मीद है अगर ऑक्सीजन है तो दोनों मिलके 100 हो गए होंगे। उसके बाद एटॉमिक मास लिखो। तो अगर मैं एटॉमिक मास लिखूं तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। उसके बाद डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे अगर इन दोनों को, ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, 54.55 अपॉन 12, 36.36 बाई 1 और 9.09 बाई 16, याद होगा। चलो इसकी तो वैल्यू मुझे पता है कि 36.36 ही आएगी। जरा ये वाली वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 54.55। गलत लिख दिया क्या, ओहो हो, गलत लिख दिया क्या। हाइड्रोजन 36.6 था, ओहो गलती हो गई भाई, गलती हो गई, गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, 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 गलती हो गई। शायद मैंने परसेंटेज गलत लिख दिया, ओहो हो। यहां होना चाहिए, चलो यही सुधार कर लेते हैं। यहां कर लेते हैं ऑक्सीजन, यहां कर लेते हैं हाइड्रोजन। तो यहां हो जाएगा 16 और यहां हो जाएगा 1 है। तो ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये तो हो गया 9.09। और ये वैल्यू 16 से डिवाइड करोगे तो कुछ आएगा, ये ठीक है। और ये वैल्यू कितनी बता रहे हो आप लोग, 4.54, ऐसे ही बता रहे हो ना, 4.54। तो 36.36 बाई 16 कितना आएगा बताना भाई, बोलो कितना आएगा। 36.36 बाई 14 कितना आएगा, रक्षित 2.27। तो 2.27 हो गया। और इसमें 9.909 हो गया। उसके बाद क्या रूल होता है, एस का मतलब होता है सिंपल रेशियो। अब आपको सिंपल रेशियो चाहिए, तो इन दोनों में जो सबसे कम है ये वाली वैल्यू, इनको सबको डिवाइड करो। तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये वैल्यू आएगी 4.54 अपॉन 2.27, ये वैल्यू आएगी 2.27, और ये वैल्यू 9.09 अपॉन 2.27 है ना। ये वैल्यू 2 आएगी, ये वैल्यू 1 आएगी, और ये वाली वैल्यू शायद 4 बार आएगी। क्या भाई, लगभग 4 बार मान लेते हैं, है ना। 4 बार आएगी, 5 बार आएगी,
27 4 7 4 80 और 28, हाँ ठीक है, 4 बार आएगी। तो फार्मूला क्या हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो गया आपका, C2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 1 हो गया शायद, और हाइड्रोजन कितना हो गया 4। तो ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है। तो सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे। तो C2H4 ऑक्सीजन 1। बताओ बेटा, सारे बच्चों को समझ में आई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो कुछ और प्रॉब्लम आपको करके देते हैं, उसको करके दिखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नीट में आ चुका है, मेरे पास क्वेश्चन नोटेड है। अगला क्वेश्चन मिल जाए भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक एलिमेंट ए है और एक बी है। ए 75% है तो बी अपने आप ही 25% होगा। और ए 75 और इसका एटॉमिक मास जो है वो भी 75 है, और इसका भी जो एटॉमिक मास है वो 25 है। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ। नहीं नाम की अभी नाम मनन, इसका नाम की क्या जरूरत है? अभी नाम तो तब दिया जाएगा ना जब एम्पेरिकल फार्मूला नहीं मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ए बी में आंसर निकाल के दिखाओ। अगला क्वेश्चन लिखो, एक कंपाउंड है, ये सब मेडिकल में आ चुके हैं। एक कंपाउंड है जिसका एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है, उसकी वेपर डेंसिटी जो है वो 30 है। तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? चलो इसका आंसर बताओ। ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, चलो करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ फटाफट फटाफट फटाफट, कोई दम नहीं। इसको करके दिखाओ। एम्पेरिकल फार्मूला दिया है, वेपर डेंसिटी दे रखी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, बोलो। इसको तो ऐसे करो ना, आपको पता ही है कि एम्पेरिकल फार्मूले को n इंटीजर से मल्टीप्लाई करो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। और n कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है अगर वेपर डेंसिटी दी हो? 2 इंटू वेपर डेंसिटी 60 पढ़ा है ना। और मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना होगा? ये एम्पेरिकल फार्मूला है, 12 2 14 और 16 30। तो इसका मतलब n कितना हो गया 2। तो 2 यहां रख के एम्पेरिकल फार्मूला कितना है, CH2O से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, C2H4O2। बस खत्म हो गया भाई। तो ये सर तेजस वर्मा कृष्णन, हाँ हाँ सबका सही है, सबका सही है, जमा आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा भाई, अभी तक मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा था वो सारे के सारे जितने भी थे ना वो नीट में आ रहे थे। आपने देख ही लिया नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन भाई अब मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूं जो जेई एडवांस में आया है। लिखो लिखो, मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूं। हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड पूरा क्वेश्चन लिखो। सॉल्ट Na2SO4 डॉट XS2 undergo undergo 55% loss in weight upon heating, अपॉन हीटिंग लिखो। और इन्होंने पूछा है कि भाई कैलकुलेट एन, कैलकुलेट एन, कैलकुलेट एन मतलब एन नहीं, सॉरी एन कहाँ है, एन कहाँ है, ये तो एक्स माना ना, एक्स। ये क्वेश्चन लिखो। ये क्वेश्चन बेटा एडवांस में आ चुका है, इसको थोड़ा समझदारी से देखना और मैं इसको समझाता हूं अच्छी तरीके से। देखो ध्यान से देखो, हाइड्रेटेड सॉल्ट Na2SO4 डॉट XS2O को अगर मैं हीट कर दूं तो 55% का वेट लॉस हो जाता है। 55 ही है ना, 55 ही है ना, हाँ चलो 55 ही होगा। और वो कहते हैं कि मुझे एक्स वैल्यू बताओ।
यानी इस फार्मूले में जो एक्स वाटर है वो मुझे बताना है। ठीक है, तो अब सारे बच्चे बिल्कुल सांस रोककर पढ़ाई करें। आप कहोगे ये सांस कैसे रोकी जा सकती है? चलो मत रोको, लेकिन कंसंट्रेट होकर देखो। ठीक है, देखो मैं आपको पहले बताता हूं। देखो, Na2SO4 में एक्स वाटर है, ठीक है, इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, राइट। और इसे हम बोलते हैं हाइड्रस सॉल्ट, जिनके फार्मूले में वाटर होता है। जब हम किसी को भी गर्म करते हैं तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? Na2SO4 बनेगा, और ये जितना भी वाटर है वो बाहर चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। क्या बोलेंगे? एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, तो एक बात बताओ, इससे पानी निकल गया तो वेट में कमी आ गई। तो इसका मतलब यह हुआ बेटा कि अगर वेट में 55% का लॉस हुआ है, तो इसका मतलब 55% अमाउंट वाटर की थी, और बची हुई अमाउंट जो फालतू बच गया वो 45% हो गया, क्योंकि टोटल 100 होता है। ठीक, अब देखो मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करना। देखो, पहले मैंने क्या किया, अब लिख दिया यहां Na2SO4, और अब यहां लिख दिया वाटर। अभी जो हम एलिमेंट निकाल रहे थे, अब ये मॉलिक्यूल हो गया। तो अब मुझे इनकी परसेंटेज रखनी पड़ेगी। ये कितनी परसेंटेज है? 55। तो ये कितनी परसेंटेज हो गई? 45। समझ में आया? अगर एलिमेंट होता था तो हम यहां एटॉमिक मास लिखते थे। जब मॉलिक्यूल लिख दिया तो मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा। तो H2O का तो हमें याद है 18। Na2SO4 का 23 दूनी 46, और 96 142 होता है। समझ में? और स्टाइल वही है, बस एलिमेंट की जगह मॉलिक्यूल आ गया, तो भाई फिर एटॉमिक मास की जगह पे मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अब क्या करोगे बताओ? 45/142, और ये कितना आएगा? 55/18। जरा डिवाइड करो भाई, मेरे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, या मुझे फोन खोलना पड़ेगा। जरा बताना कितना आएगा ये दोनों वैल्यू। आपके हाथ में तो कैलकुलेटर होगा, करो फटाफट। 45/142, बोलो। और जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर एम्पेरिकल फार्मूले की तरह जब वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के एज ए क्रिस्टलाइजेशन निकालने हो, सबका तरीका यही होगा, सबका तरीका यही होगा। बताओ कितना आएगा? 45/142 कितना आएगा? हाँ, एक आएगा 0.3, यह आएगा 0.3। चलो बच्चे कह रहे हैं तो मान लिया, सही सही बताइयो। और 55/18 कितना होगा? 55/18 कितना होगा? होगा, शिक्षा ने दिया है 3.05। हाँ, सबका 3.05 आ रहा है। गुड, ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई। 3.05 आ गया। उसके बाद क्या होता है? सिंपल रेशियो। इन दोनों में जो छोटा है वो ये है। सारी वैल्यू को इससे डिवाइड करो, तो 0.3 को भी 0.3 से डिवाइड करोगे, और 3.05 को भी 0.3 से डिवाइड करोगे। ये वैल्यू 1 आएगी, और ये वैल्यू लगभग 10 आएगी। देखो, तो फिर Na, और ये होल सिंपल रेशियो हो गया, तो Na2SO4 कितना? 1, 1 ही हुआ। और वाटर कितना? 10। तो यहां क्या लिखोगे? 10 वाटर। और इस तरीके से आपने एक्स की वैल्यू 10 निकाल दी। जब जेई एडवांस में क्वेश्चन आया तो चॉइसेस में 10 भी था, 5 भी था, 8 भी था, तो इसका आंसर 10 हो गया। बस सिंपल, खत्म हो गई बात, कोई दिक्कत ही नहीं। और इस तरीके से अब हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए। क्या बेटा बच्चों को समझ में आया ये प्रॉब्लम? बोलो। वरुण, लकी, हाँ भाई बोलो। क्या बच्चों को समझ में आया बेटा? अरे भाई सारे बच्चे बता तो दो यार। हैं? क्लियर है ना सभी को? है ना? इतना तो समझ गए होगे।
जब भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना हो ना बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जब भी निकालना हो, तो फिर एटम ना लिया करो, मॉलिक्यूल ले लिया करो, एलिमेंट नहीं मॉलिक्यूल। तो फिर मॉलिक्यूलर मास लिया करो, बाकी तरीका वही है, तरीका वही है। समझे? हाँ ठीक है भाई, सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, यस। किसी को दिक्कत नहीं है ऐसा मुझे अभी तक लगा। ठीक है भाई, ओके ओके ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा जेई एडवांस में आ रहा था। अब आप देख सकते हो, कल मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन कराया, और इसके क्वेश्चन तो जमा आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एम्पेरिकल फार्मूला का भी करा दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूले का भी करा दिया, छोटे क्वेश्चन भी करा दिए, एडवांस क्वेश्चन भी करा दिए। अब तुम कोई बुक उठाओगे, उसमें हद से हद ये हो सकता है कि कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, बस इतना फर्क है। बाकी ये कहो कि न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है, वो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ही आसान है, कोई बात ही नहीं है ना? तो इसी तरीके से, ठीक है। अब इसमें ये पूछ रहा है रवि क्या बोलते हैं, रुको भाई, रवि पंजेठा पूछ रहा ग्लाउबर सॉल्ट क्या होता है। भाई, ग्लाउब ग्लाउबुलर सॉल्ट ये क्या होता है? तो केमिस्ट्री में कई साल्टों के नाम होते हैं, जैसे मोहर सॉल्ट होता है, एक दिन मैंने लिया था नाम। तो MgSO4 शायद 10H2O की 7H2O कुछ होता है, कुछ होता है। इसको नहीं, ये तो इप्सम सॉल्ट होता है। ग्लाउबर सॉल्ट किसको बोलते हैं? ये तो शायद इप्सम सॉल्ट ना होता हो। रवि यार एक बार चेक कर लो, गलत बताने का कोई फायदा नहीं, है ना? ऐसा है, ये जितने भी नाम मिलते हैं ना, गूगल सर्च कर लिया करो। मैं आपको कोई गलत बता दूं, फायदा क्या है? और वैसे भी याद करने वाली चीज मेरे पास कम याद रहती है, मेरे को कॉन्सेप्ट पता रहता है बस, है ना? मैं आपको गलत बताऊं, एक बार देख लेना क्या है, इसको क्या बोलते हैं। सारे केमिकल के नाम आपको नेट पे सर्च मिल जाएंगे, विद पूरी डिटेल मिल जाएंगी। हाँ, इसके लिए तो गूगल बाबा की जय है ना? चलो, अब हाँ, स्पेलिंग है GLAUBR, ऐसे कुछ नाम है। हाँ हाँ, ऐसे कुछ नाम है, कुछ है, स्पेलिंग इधर उधर हो सकती है। बिल्कुल बेटा, लकी बिल्कुल सही है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने ये क्वेश्चन तो आसान थे, क्वेश्चन तो आसान थे, तो सर इसकी आप कोई ट्रिक बता सकते हो क्या? बता तो दी पड़ोसी। फिर कह रहे ना जी, ये जो 4-5 स्टेप है इसको छोटा कर दो, इसको छोटा कर दो। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहली बात तो कि इसको छोटा कर दो। तो छोटा करने में मतलब डिवाइड करना और ये करना, है ना, उसमें थोड़ा रिस्की है। आप इस बात को अच्छी तरीके से सुन लो कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो उसकी कैलकुलेशन इतनी आसान होगी कि आपको करने में सेकंडों नहीं लगेगा। लेकिन मोस्ट तो निकालने पड़ेंगे, सिंपल रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ, एक हिट एंड ट्रायल हो सकता है, वो क्या? 4 चॉइसेस दे रखी हूं, 4 चॉइसेस दे रखी हैं, उसमें कार्बन हाइड्रोजन सब दे रखा हो ऐसे। मान लो कुछ ऐसे दे रखा हो C2H6 हो, और उसमें कहते हैं कार्बन की ये परसेंटेज है, तो फार्मूला बताओ। तो एक तो तरीका होता है कि भाई मैं पूरा फार्मूला निकालूं, और एक तरीका और हो सकता है, वो आपके लक के ऊपर है, कि इस पूरे फार्मूले में कार्बन कितना 24, और पूरा कितना है 24 6 30 और 146 इंटू 100। अब अगर ये परसेंटेज कार्बन की आई और वो इससे मैच कर गई, तो फिर यही आंसर है। लेकिन ये जब होगा, जब आपका जब आपकी किस्मत बड़ी अच्छी होगी, और आमतौर पे किस्मत सबकी खराब होती है, आमतौर पे, ठीक है। तो वो तो पहले ही सॉल्व किया, पहले हिट कर गया, वो एक अलग बात हो गई। अगर किसी का चौथे नंबर पे आंसर मिला तो इतनी देर लग जाएगी कि इससे अच्छा है कि तरीके से कर लो। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको बताने का वेल प्रूफ्ड आंसर है, और अगर आप चाहते हो कि इसको और छोटा कर दें, तो फिर वही एक तरीका है कि आप इसमें डायरेक्ट परसेंटेज मिला के हिट एंड ट्रायल करते चले जाओ, लेकिन फिर वो रिस्की है।
उसमें आपका भाग्य है, अगर किस्मत आपकी माड़ी हो गई तो फिर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन आप इस बात की चिंता मत करो, आपको तरीके आने चाहिए। और जब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो छोट कैलकुलेशन ऐसी दी होगी जो थोड़ी आसान होगी। बस इसमें क्या दिक्कत है आपको, वो तरीका आपको पता है, उसकी ट्रिक मैंने बता दी है कि पड़ोसी की ट्रिक लगानी है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना, अंत में क्या करना है। ये हो गया। इस तरीके से अब ये चैप्टर खत्म है। एक चीज बच्चों को मैं बता दूं, मैं बच्चों से ये उम्मीद करूंगा कि आपने अब तक सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लिया होगा। और मैंने भी वही रूल बताना है जो फिजिक्स में बताया जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जो सिग्निफिकेंट हो। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसके कई रूल होते हैं जिसको पहचानना आपको होता है। कैसे, जितने भी नॉन जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। जीरो को लेकर बड़ा पंगा है, जीरो कभी सिग्निफिकेंट फिगर होता भी है, नहीं भी होता है। दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक। अगर किसी की शुरुआत ही जीरो से हो, लीडिंग जीरो, 4 5 4 6 याद करो, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। याद आ रहा है, पढ़ लोगे ना, है। और जीरो बाद में हो, जैसे 5.00 हो, ट्रेलिंग जीरो हो, तो अगर जीरो राइट में हो और डेसिमल के बाद हो तो सिग्निफिकेंट फिगर है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 560 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर ये है, सिर्फ दो। पढ़ लिया होगा, है। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो भी है, राइट भी है, लेकिन डेसिमल के बाद डेसिमल ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलते। आया समझ में, क्लियर है। उसके बाद 10 की पावर x, ये सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती। जैसे मान लो 5.0 इंटू 10 की पावर 3 लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन, ये वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती, ये होती है। तो कितनी हो गई, दो। क्यों, जीरो इस बार क्यों है सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि वो राइट में है और डेसिमल के बाद में है। 10 की पावर x सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं आती, बोलो भाई। और इसके बाद, उसके बाद बात समझे, राउंडिंग ऑफ का भी एक मैटर आता है, कैसे राउंडिंग ऑफ करें, ये वो सब पता होगा कि 5 से कम होगा तो क्या होगा, 5 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, 5 होगा तो क्या होगा, ये सब चीजें बताई जाती। फिर ऐड होता है, फिर सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। ऐड सब्ट्रैक्ट का, ऐड सब्ट्रैक्ट का क्या बोलते हैं, एक रूल है, मल्टीप्लाई डिवाइड का एक रूल है, ठीक है। तो मैंने बड़े ही कैजुअल अंदाज में आज आपको बता दिया, पढ़ लोगे या डाउट हो तो बताओ, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं। जो मेरा अंदाज है, जो मेरा तरीका है, फिर तो मैं उस तरीके से जाऊंगा, बोलो भाई। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं ना। हाँ, सारे बच्चे लिखो, पढ़ लिया है तो फिर क्यों पढ़ना, वही डाउट है, वही है। हाँ, अगर डाउट हो तो पूछ, जैसे मेरे से ये पूछ रही है, पता नहीं कौन, नैन्सी, 4700 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जीरो राइट में है लेकिन डेसिमल के बाद नहीं है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, यही दो होंगे, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, खत्म हो गई बात, है ना। हाँ, नहीं है ना। ले, मुस्कान कह रही है एक बार बता दो सर, ओ तेरी की। एक गुड़िया मुस्कान ही ने बोला है बेटा। क्या मुस्कान, तूने पढ़ा ही नहीं है मेरे यार। एक टॉपिक भी तुम लोग जो है, मैं ये मान के चल लूं कि आप लोग पढ़ लोगे, हैं। बोलो, आंसर में 4 दे रखा है, वो कहीं गलत होगा बेटा। जीरो के लिए नियम होता है, जीरो के लिए नियम होता है नैन्सी, अगर राइट में है तो जीरो, अगर राइट हैंड साइड में है तो सिग्निफिकेंट फिगर तभी होता है जब वो डेसिमल के बाद हो, तो यहां तो डेसिमल ही नहीं है। हाँ, आंसर में गलत दे रखा है, बिल्कुल गलत दे रखा है, ठीक कर लो इसको। हाँ, हाँ, जैसे प्रतिभा पूछ रही है, पॉइंट, 0.010,
ये प्रतिभा पूछ रही 0.010 100 दिख रहा है, ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते। ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये जीरो राइट में साइड में है और डेसिमल के बाद है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1 2 3 4 5 इसके सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गए। लो बेटा प्रतिभा आपको ही बता दिया मैंने, 5 होंगे 5 होंगे 5 होंगे 5, बिल्कुल। इनफाइनाइट कब होते हैं? जब किसी भी होल नंबर को, अगर मान लो कोई होल नंबर है, ठीक है, जैसे 4, इसके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं। क्यों? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 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 हम ऐसे भी लिख, बढ़ाते चले जाओ तो इसके तो इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। हाँ ऐसा है, सुनो मेरी बात, आप लोग पढ़ लो, आप लोग पढ़ लो, डाउट मेरे पास भेज दो, मैं व्हाट्सएप मैसेज पे आपको सॉल्व कर दूंगा। और पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ाऊं क्या फिर? ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो बहुत भारी हो, सिंपल सा है। पढ़ाऊं क्या? एक दिन और लगेगा और क्या होगा? फिर जब पढ़ाऊंगा तो फिर तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, और क्या है। और कर लो तो अच्छा ही है, क्योंकि खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा है, खुद करोगे तो ज्यादा अच्छा है। वो 10वीं वाली पढ़ाई छोड़ दो कि जो टीचर कराएगा उन्हीं में से कुछ आएगा, ना जी ना, ना जी ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद मेहनत करनी पड़ेगी, है। और मैंने आज 200 क्वेश्चन की डीपीपी अपलोड कर दी है, वो भी करना है। ठीक है, मेरा नंबर अगर आपको नहीं पता है तो मेरा नंबर नोट कर लो, लो भेज दियो, 9355133784। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लो भाई। यशस्वी मलिक सर, 4700 में दे रखा है कि उसमें यूनिट दे रखी है तो उसमें 4 सिग्निफिकेंट होंगे। ओ भाई, कुछ पॉइंट पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल अलग हो जाते हैं। यशस्वी मलिक, कुछ पॉइंट पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में अलग अलग रूल हो जाते हैं, चिंता ना करो। थोड़ा सा अप्रोच बदल जाती है। मैं जो भी बता रहा हूं केमिस्ट्री के आधार पर बता रहा हूं। हम लोग मीटर लेते ही नहीं है। बताओ हमारे केमिस्ट्री में मीटर कब आता है, बताओ। इसलिए हम तो एक बात मानते हैं कि राइट हैंड साइड में हो और दूसरी बात हो तो जीरो है, तो हम तो वही मानते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं भाई, क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेईई मेंस में भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हाँ कुछ पॉइंट पे फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग होती है। हमारे मीटर आता ही नहीं बेटा, कुछ पॉइंट पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के रूल अलग अलग होते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, कर लोगे ना सारे? हाँ ठीक है भाई। देखो अब सुनो मेरी बात, हो गया काम, कर लोगे? देखो अब मेरे हाथ में एक एनसीईआरटी है, और ये एनसीईआरटी मैं आपको बता दूं, यहां से पहला चैप्टर शुरू होता है। सुन लो, यूटी का एग्जाम भी देना है, इसको ही पढ़ना है। शुरुआत में डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री दे रखा है, ये तो पढ़ने की चीज है। इन्होंने डिस्कवरी करी, उन्होंने डिस्कवरी करी। शुरू में 9th 10th का दे रखा है कि मैटर क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, इसको पढ़ना है, सुनते रहो। उसके बाद यूनिट्स के बारे में दे रखा है कुछ, यूनिट्स के बारे में, वही वेट क्या होता है, डिग्री सेल्सियस स्केल क्या होता है, फॉरेनहाइट स्केल क्या होता है, सब हम लोग 9th 10th में पढ़ते हैं। और यहां से फिर साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर आता है। ये मैंने आपको कहा है कि खुद पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना मोल कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। तो आपको पूरी एनसीईआरटी जो है यहां पढ़नी है। और एक बात सारे बच्चे सुन लो कि ये एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज के अंदर 1.1 से लेकर 1.36 तक क्वेश्चन दे रखे हैं। 1.1 से लेकर 1.36 तक दे रखे हैं, ध्यान रखियो। ये भी करने हैं इसको, करने हैं। अब
एक बात और सुन लो, हम हाई फाई पढ़ने लग जाते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक करोगे, बहुत बड़ी। क्योंकि बेटा किसी भी एग्जाम का पेपर नीट में लगभग 100% एनसीईआरटी से आता है, डेटा इधर उधर कर देते हैं। जेई मेंस में 90% आता है, एडवांस में 60 से 70% आता है। इसको इग्नोर मत करना, जो सलाह दे रहे हैं उसकी बात मान लेना। इसके बाद जो मैंने आपको डीपीपी में 200 क्वेश्चन दिए हैं, जितना मैंने पढ़ाया 200 क्वेश्चन, इसमें आपको 10 क्वेश्चन जो मैंने निशान लगा दिए हैं, जो चैप्टर 8 से संबंधित हैं, वो आपको नहीं करने हैं। एक आध कोई और नजर से छूट गया हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी आपको 190 क्वेश्चन करने हैं। और मैंने उस डीपीपी में लिखवा दिया कि फिलहाल ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, बाकी ट्राई करो। तो आपका होमवर्क ये हुआ, एनसीईआरटी पूरी करनी है और साथ ही साथ में 190 क्वेश्चन ये करने हैं। और अब बताइए चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। ये केमिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, जो आज समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ बातें स्टाइकियोमेट्री की चैप्टर 8 में भी आएंगी, तो वो जब आएंगी तब देखेंगे। अभी तो बीच में 6 चैप्टर और भी आएंगे, और अब मैं सेकेंड चैप्टर जिसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसकी शुरुआत मैं बिना डिले कल से ही शुरू कर दूंगा। इसको डाउट करने में 2-4 दिन लगेगा, कर लो, उसके बाद आप देखते हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद देखो, मेरे पास प्रतिभा ने, ये तो आपको मैंने होमवर्क दे दिया, मेरे पास प्रतिभा ने, हाँ प्रतिभा ने एक सवाल पूछा है। ठीक है, प्रतिभा नाम तो यही आया था, अगर मैं गलत कोट कर रहा हूं तो बात अलग है। प्रतिभा, प्रतिभा कहां गई? हाँ ये है। देखो, इसने शायद मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, मेडिकल लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगले का 2 क्वेश्चन है, मैं दोनों करा देता हूं, शायद नीट में आए हुए हैं। कि VML वेपर्स का एनटीपी पे वेट W ग्राम है, तो बताइए उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एक तो ये क्वेश्चन है प्रतिभा का। ठीक है, ओके। उसके बाद प्रतिभा का दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट वेट ऑफ 1 मोल गैस, और इसकी डेंसिटी दे रखी है 0.1784 ग्राम पर लीटर एट एनटीपी। ठीक है, हाँ। फिर सर इसके कंपैरेटिव सेकंड थर्ड चैप्टर इजी हैं ना? ये बताऊंगा आपको। देखो, आप लगता है मेरे बैच में बाद में आए हो। पहले 8 चैप्टर, शुभोजीत, क्या नाम है इसका, हाँ सुभाजीत ही, मैं शायद गलत प्रोनाउंस तो नहीं कर रहा हूं। पहले 8 चैप्टर कराना महाभारत है केमिस्ट्री में एडवांस लेवल पे। लेकिन जिसने 8 मैच जीत लिए, अभी तो पहला मैच जीता है, वो केमिस्ट्री का राजा बन जाएगा, राजा। और ये सब्जेक्ट आपको आईआईटी एडवांस में, नीट में, हर जगह आगे लेके जाएगा। मैंने एक दिन पहले ही बताया था और फिर कह रहा हूं। फिलहाल मैं प्रतिभा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं, और सारे बच्चे मेरे को बताएं कि हाँ, इस पॉइंट को देखो। पहले मैं इसका जवाब दे देता हूं। यश राव पूछ रहा है जी NaCl क्या है? NaCl एम्पेरिकल फार्मूला है, क्योंकि इसका एक्चुअल फार्मूला कुछ और होता है यश राव बेटा।
ये तो हमने आप लोग को 9th-10th में ही बताया था कि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे एम्पेरिकल फार्मूले वाले होते हैं, सारे के सारे एम्पेरिकल फार्मूले वाले होते हैं। आओ इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन देखो, VML वेपर्स को एनटीपी पे लोगे तो डब्ल्यू ग्राम होगा, ठीक है। तो ये बताओ, VML कोई भी गैस का वेट एनटीपी पर, एनटीपी या एसटीपी एक ही बात होती है, डब्ल्यू ग्राम, हो गया। तो 22400 ml के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, W बाई V इंटू 22400, हो गया। और एक दिन मैंने क्लास में पढ़ाया था ग्राम मोलर वॉल्यूम लॉ, जीएमवी लॉ। मैंने क्या कहा था, 22400 के करस्पॉन्डिंग जो भी मास होता है, जो भी मास होता है वो मालिकुलर मास होता है। तो प्रतिभा बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, W बाई वी इंटू 22400। खत्म, समझ गए। अब जिसके बेसिक्स क्लियर है वो कर लेगा। अच्छा, इसके बाद आगे अगला क्या है कि भाई एक मोल का मास बताओ अगर डेंसिटी इतनी है एनटीपी पे, ये है ना। आपको पता ना एक मोल का मास ग्राम मालिकुलर मास होता है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं। तो अगर मैं मालिकुलर मास निकाल के आगे ग्राम लगा दूं तो ग्राम मालिकुलर मास हो गया। और ग्राम मालिकुलर मास किसका मास होता है, एक मोल का। ये तो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आओ, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 0.1784 ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर का मतलब 1 लीटर। तो 1 लीटर का मास एनटीपी पर कितना है, 0.1784 ग्राम। ये मतलब हुआ ना, अगर डेंसिटी इतनी है तो फिर 22.4 लीटर में, क्योंकि अगर ये लीटर है तो ये भी होगा, तो कितना होगा 0.1784 इंटू 22.4। अब बताओ कि जो 22.4 लीटर के करस्पॉन्डिंग जो मास आता है वो मालिकुलर मास होता है। और उस मालिकुलर मास में अगर मैं ग्राम और लगा दूं तो क्या वो ग्राम मालिकुलर मास नहीं हो गया। और ग्राम मालिकुलर मास ही एक मोल का मास हो गया। और एक ही मोल का मास निकालना है। तो प्रतिभा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 22.4 इंटू 0.1784। इसको मल्टीप्लाई कर लो, वो आंसर हो गया। क्या दोनों क्वेश्चन समझ में आए बच्चों को? जल्दी हाँ और ना में जवाब दो मेरे को, जल्दी हाँ ना में जवाब दो। हाँ, तो 3.99 ठीक है, आ गया समझ में। हाँ, गुड, समझ गए। अच्छा भाई, आ गया होगा ना, कॉन्सेप्ट का होगा। अब एक बच्ची पूछ रही जी NaCl का रियल फार्मूला क्या होता है, Na4Cl4 होता है। और ये जो फार्मूला हम पढ़ते हैं सिंपल रेशियो होता है, इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। और इसको हम कह सकते हैं मालिकुलर फार्मूला, हालांकि कहना नहीं चाहिए। और जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके सारे फार्मूले हम जितने भी पढ़ते हैं वो एम्पेरिकल ही होते हैं, वो रियल नहीं होते। रियल कुछ और होता है, और वो हम +2 की चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। लो जी, अब बताओ जी, आप सभी को मेरा अंदाज समझ में आ गया होगा। पहला चैप्टर खत्म हो गया। एनसीईआरटी आपने पढ़नी है, मैंने खोल के दिखा दिया है। और लाइन टू लाइन पढ़नी है, मेहनत करनी है। और जितनी मेहनत करोगे, जितना अपने आप को तपाओगे, उतना ही फायदा होगा। एनसीईआरटी को इग्नोर मत करियो। लोग बहुत हाई फाई बात करते हैं, एडवांस ये वो, ठीक है करो, लेकिन वो सिलेबस मुश्किल से 20-30% होता है। आमतौर पे वो बच्चा ही सक्सेसफुल होता है किसी भी एग्जाम में जिसको एनसीईआरटी आती हो। ये है जी केमिस्ट्री की गीता, ये है केमिस्ट्री की गीता। एन अवस्थी 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन अपनी जगह पर है, लेकिन इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए इस किताब को जल्दी खरीद के लाइन टू लाइन एक एक चैप्टर का एक एक सवाल करो। और हाँ, इसी से यूटी में भी आएगा, तो भी तो एग्जाम देना है ना आपने, उसकी भी तैयारी साथ रखनी है। तो मैंने अपनी राय रख दी है। अब इसके बाद भी अगर किसी के समझ में ना आए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं अगला चैप्टर जो पढ़ाऊंगा
उसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा। इसे हमने 9th क्लास में काफी कुछ पढ़ रखा है। मैंने भी अपने 9th के स्टूडेंट को जो आज +1 में है बहुत कुछ पढ़ा रखा है, तो उन्हें देखना, काफी मदद मिलेगी इस चैप्टर को समझने में। लेकिन सेकंड चैप्टर क्या है, उसमें क्या है विशेष, इसका डिस्कशन हम कल करें तो बेहतर होगा। आज अपनी बात को मैं यहीं पे रोकता हूं, समाप्त करता हूं। अब आपको अपना होमवर्क मिल चुका है, अब जितना काम करोगे उतना ही होगा, और अगर काम नहीं करोगे तो डूब जाओगे, ये पहले सुन लो। एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, 200 क्वेश्चन में से 190 क्वेश्चन करने हैं, वक्त लगेगा, लेकिन जूझो, 6-8 घंटे पढ़ो, तभी आपका सपने पूरे होंगे। बातों से सपने पूरे नहीं होते, पहले सुन ले भाई। हाँ, चलिए, अब इसका टेस्ट कब होगा? अगले वीक होगा, और अब ठीक ढंग से होगा, जो गड़बड़ियां हैं वो दूर कर ली गई हैं, और आपका सिलेबस मैं पहले से बता दे रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर का होगा। सेकंड चैप्टर कल से स्टार्टिंग करेंगे, शनिवार का दिन है, बड़ा अच्छा दिन है, रिलैक्स का दिन है। कल मिलते हैं।